नमस्कार। आज बड़े हर्ष के साथ मैं इस टेक्निकल सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ, जिसका आयोजन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज घाट के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट एवं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रायपुर द्वारा किया जा रहा है। इसको विधिवत प्रारंभ करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी ज्योति मैम को कि वो गणेश वंदना करके गणपति बापा का आशीर्वाद लेकर इस कार्यक्रम का शुरुआत करें। ज्योति मैम। कहाँ से आएगा? अभी कर देगा। Please wait a minute. कर दो जब तक। शेयर करना। कुछ टेक्निकल इश्यूज मैं फेस कर रही हूँ मेरे ऑडियो में, फिर से ज्वाइन करो 1 मिनट में। ओके 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 मैम, नेक्स्ट वाला कर दीजिए। हाँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। थैंक यू सो मच मैम। आज गणपति जी की बहुत जरूरत है क्योंकि टेक्निकल इश्यूज बहुत हो रहे हैं मौसम खराब होने की वजह से। होप एवरीथिंग गोज ऑन वेल। भारत की आजादी के अमृतत्व महोत्सव जो भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, 75वां जो हमारे आजादी का जश्न है, को मनाने के लिए ये 2 दिन का राष्ट्रीय वेबिनार स्वामी विवेकानंद पीजी कॉलेज लोहाघाट इन कोलैबोरेशन विद अद्वैत आश्रम मायावती रामकृष्ण मिशन लोहाघाट एंड ह्यूमन राइट्स प्रमोशन एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अशोक राजपुर पटना बिहार के द्वारा किया जा रहा है। भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को की सफलताएं, चुनौतियां एवं संभावनाओं पर एक सुंदर परिकल्पना है जिसको प्रोफेसर सेमवाल एचओडी पॉलिटिकल साइंस गढ़वाल विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में किया जा रहा है और डॉक्टर संगीता गुप्ता और उनके कर्मठ सचिव जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर प्रकाश लखेरा के अथक प्रयास से आयोजित किया जा रहा है। इस स्वर्णिम सफर में हम सब सहभागी हो पा रहे हैं, इसका बड़ा आनंद आ रहा है और इसके लिए हम आनंद महसूस कर रहे हैं कि हमें भी अतीत से सीख कर विश्व के निर्माण की जिम्मेदारी हमारी युवाओं को उठानी चाहिए का प्रेरणा सूत्र ये बन रहा है। लोकतंत्र की जननी भारत आज भी लोकतांत्रिक परंपराओं को निभाते हुए मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मैं सर्वप्रथम प्रोफेसर एस साहनी प्रिंसिपल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सर से आग्रह करूंगी जिनके मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के कारण हम ये तकनीकी सत्र का आयोजन कर पा रहे हैं, अपना शुभ संदेश देकर इस सत्र का विधिवत उद्घाटन करने की कृपा करें। साहनी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लोहाघाट, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज घाट तथा इस सेमिनार को आयोजित करने वाली समस्त टीम, डॉक्टर आनंद प्रकाश, डॉक्टर ममता, डॉक्टर ज्योति खरे, अन्य एक्सपर्ट्स, अन्य पार्टिसिपेंट्स, डॉक्टर श्रीवास्तव, आप सबको इस श्रीवास्तव सर अपनी माइक को अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट है सर। आज के परिवेश में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपने चूज किया है और उसमें भी आपने कॉमर्स और पॉलिटिकल साइंस को ज्वाइंट कर दिया। ये अपने आप में एक अद्भुत, जिसका भी यह विचार है मैं समझता हूँ बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड इंडियाज फ्यूचर विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है। इसके लिए 2 दिन का समय आपने निर्धारित किया है। निस्संदेह 2 दिन भी बहुत कम है इसके लिए, क्योंकि ये अपने आप में सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। मेरा जब तक विचार है कि समय समय पर
जो भी प्रासंगिक विषय या घटनाएं होती हैं उनके स्वॉट एनालिसिस की जरूरत होती है। ये मुझे कुछ ऐसे ही लग रहा है कि हमारी जो 75 वर्षीय वर्षगांठ है स्वतंत्रता की, उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज या डेमोक्रेसी को ही हम लें, उसका स्वॉट एनालिसिस करने की आज बहुत जरूरत है। कितनी हमारी मजबूती है डेमोक्रेसी में, कितना हमने उसको इन ट्रू सेंस फॉलो किया है, क्या क्या वीकनेसेस हैं। अभी विगत दिवसों में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता, लिबर्टी का अनावश्यक फायदा, भीड़ में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, दोषी को हम उस तरीके से सरेआम सजा समाज अपने हाथ में ले रहा है, व्यक्ति अपने हाथ में ले रहा है। क्या डेमोक्रेसी सिस्टम इसको रोकने में कामयाब हुई या नहीं हुई? क्योंकि अगर हम इस तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला करेंगे तो ओवरऑल इकोनॉमी को भी देखना पड़ेगा। क्या जो हमारी इकोनॉमिक वैल्यूज हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, इतने वर्ष पश्चात भी हम क्यों नहीं गरीबी हटाओ के नारे को आज तक छोड़ पाए? आज भी हम सभी नागरिकों को 2 टाइम का भरपेट भोजन नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है? डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी का सहारा लेके हम नियमों को ताक में रख दें, ये भी उपयुक्त जान नहीं पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज हमारी अपार हैं। विश्व में हमारा एकमात्र देश है सबसे ज्यादा जहां यूथ पॉपुलेशन है। तो भविष्य को देखते हुए और विगत जो घटनाएं हो रही हैं, कुछ अफगानिस्तान की घटनाएं लें या इधर उधर की घटनाएं लें, उसको देखते हुए भी हमें सोचना पड़ेगा कि भारत का जो उज्जवल भविष्य है, उसके जो सुअवसर हैं, उसको कैसे मैटेरियलाइज किया जाए। हमारा यूथ कैसे उसको उपयोग करे, रचनात्मक दृष्टि से कैसा उसका पालन करे, और उसमें क्या क्या थ्रेट्स हैं, जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि बहुत सारी खतरे भी हैं इस बीच। तो बहुत ही मैं समझता हूँ बड़ा ही उपयोगी, बड़ा विस्तृत, बड़ा व्यापक आपने टॉपिक लिया है। कुछ ना कुछ इसमें से जरूर ऐसी बातें निकल के आएंगी जो हमारे यूथ को, हम लोगों को आगे सोचने विचारने पर मजबूर करेंगी। क्योंकि परिवर्तन विकास के लिए बहुत जरूरी है। विकास में परिवर्तन अवश्यंभावी है, बिना परिवर्तन के विकास संभव नहीं है। तो परिवर्तन रचनात्मक हो, देश के लिए उपयोगी हो। सबसे बड़ी बात, अगर हम वैल्यूज की बात जहां कर रहे हैं डेमोक्रेसी, तो हमारा सर्वे भवन्तु सुखिना का जो वाक्य है, जो उद्देश्य है, वो कैसे पूरा हो। अल्टीमेट गोल हमारा यही है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों। कोरोना काल में हमने देखा किस तरीके से व्यक्ति को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी, एक दूसरे से मिलने जुलने की भी पाबंदियां लग गई। तो इन सब बातों को बड़े गहन इस पर विचार की आवश्यकता है। मुझे पूर्ण आशा है कि जितने विद्वान जन इन सेमिनार के साथ जुड़े हैं, जरूर अपने विचारों से यूथ पॉपुलेशन को, हम सभी को अच्छे मार्ग निर्देश देंगे, सोचने विचारने पर मजबूर करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट। वेबिनार के आयोजन काफी हुए, बहुत उपयोगी भी हुए, लेकिन रिजल्ट्स अगर मैटेरियलाइज हो जाएं तो मैं समझता हूं वो बहुत ही उपयोगी होगा। पुनः संपूर्ण टीम को महाविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भविष्य में भी, पूर्व में भी आपने वेबिनार हमारे महाविद्यालय के साथ आयोजित किया है, भविष्य में भी आयोजित करेंगे। हमारा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपका सहयोग और आपका प्रोत्साहन की वजह से ही हम लोग ये कोलैबोरेशन हर बार कर पाते हैं। अब मैं चाहूंगी डॉक्टर ज्योति मैम को कि हमारे प्रथम स्पीकर डॉक्टर एपी सिंह सर को का इंट्रोडक्शन हमारे सामने रखें। Thank you, Mamita ma'am, and thank you so much, Principal sir. It's your kindness that you have spared your valuable time in such a busy schedule, sir. Thanks whenever we are in need of you, and always your support, your guidance with us. Sir, thank you so much, sir. And taking the program forward, now I would like to heartily welcome to all eminent speakers of this event,
Principal Government PG College, Raipur, Dehradun, and Principal GDC, Ghat Chamoli, and Organizing Secretary of this event, Dr. Prakash Lakheda ji, and all valuable participants. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रीय वेबिनार सक्सेस चैलेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन इंडिया का आयोजन किया गया है। शीर्षक की व्यापकता को देखते हुए, जैसा कि हमारे प्रिंसिपल सर ने भी सही कहा कि शीर्षक बहुत ही विस्तृत एंड व्यापक है, तो शीर्षक की व्यापकता को देखते हुए हमने इस टेक्निकल सेशन में उप शीर्षक डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड इंडियाज फ्यूचर विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी में इस पूरे उसको समाहित करने की कोशिश करी है। हमारा गणतंत्र इस वर्ष 75 वर्षों का हो गया है एंड जैसे जैसे हमारे देश का विकास हुआ है वैसे वैसे तीव्र आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति भी हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात वैश्विक बाजार के साथ साथ हमारे एकीकरण, हमारी आत्मनिर्भरता के फलस्वरूप उत्पन्न चुनौतियों के साथ हमने अपना सामंजस्य भी स्थापित किया है। हम अपने संसाधनों, अपनी सामरिक अवस्थिति के बूते पर महान ताकत बनने की क्षमता रखते हैं। आप सभी जानते हैं कि 1950 में हमने गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार कर लिया था। इस 7 से अधिक दशकों में हमने कई मामलों में विकास किया है, लेकिन पक्के तौर पर अगर हमारे संविधान निर्माताओं ने, अगर हम कहें कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जैसी कल्पना की थी, हम उससे कम लोकतांत्रिक हुए हैं। वास्तव में अभी भी कई कमियां हमारे देश में कायम है। यदि हम सच्चे तौर पर गणतंत्र के संस्थापकों के सिद्धांतों की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें इस पर गौर करने तथा इन्हें दुरुस्त करने की अत्यंत आवश्यकता है। लंदन स्थित द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2018 में भारत के 167 देशों में 41वें स्थान पर भारत को रखा है। यह रिपोर्ट दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक स्थिति एवं आर्थिक राजनीतिक स्थिति का आकलन विभिन्न पैरामीटर्स पर करती है। भारत का लोकतंत्र बहुलतावाद, राष्ट्रीयता की कल्पना पर आधारित है। इन 7 से अधिक दशकों के सफर पर हमारा भारत का लोकतंत्र कितना सफल रहा, यह देखने के लिए इन वर्षों का इतिहास, देश की उपलब्धियां, देश का विकास, आर्थिक सामाजिक दशा, लोगों की खुशहाली आदि पर गौर करने की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय प्रोफेसर आनंद प्रकाश सिंह, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगोली, पिथौरागढ़, गणतांत्रिक मूल्य सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अपना वक्तव्य रखेंगे तथा अपने अनुभवों से हमें सरोकार करेंगे। डॉक्टर सर, वक्तव्य आरंभ करने से पूर्व मैं आपका परिचय देने की इजाजत चाहूंगी। प्रोफेसर AP सिंह सर, आपने स्नातक एवं परास्नातक की शिक्षा गोरखपुर विश्वविद्यालय से पूर्ण कर नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1998 में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर चमोली में एक प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। कार्यकाल के दौरान ही पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्रामीण नेतृत्व का उभरता प्रतिमान विषय पर शोध कार्य संपन्न किया। विशेष रूप से आपने ग्रामीण समाजशास्त्र एवं राजनीतिक समाजशास्त्र में अच्छी पकड़ के स्वरूप दोनों विषयों पर अनेक शोध पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। लगभग 14 वर्ष की सेवा उपरांत MBPG कॉलेज हल्द्वानी में आपने लगभग 8 वर्षों तक कार्य करने उपरांत 2013 में से प्रोफेसर पद नाम पर कार्य कर रहे हैं। आपने अपने राजकीय सेवा के दौरान छात्र संघ निर्वाचन, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों को संपन्न किया है। वर्तमान में आप राजकीय महाविद्यालय गड़ई गंगोली पिथौरागढ़ में प्राचार्य पद पर आसीन है। आपके निर्देशन में 5 शोधार्थी शोध उपाधि प्राप्त कर विभिन्न महाविद्यालयों में प्राध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। सर, आपके आदरणीय एवं प्रशंसनीय व्यवहारिक व्यक्तित्व के आगे ये कुछ भी नहीं है। बस मैं आपसे आगे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आज के इस वेबिनार के वर्चुअल मंच पर
लोकतांत्रिक मूल्य सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अपने वक्तव्य रखकर हम सभी को लाभान्वित करें। सर प्लीज, ओवर टू यू सर, प्लीज। धन्यवाद मैम। आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट में प्रोफेसर संगीता मिश्रा प्राचार्य और हम सभी के अनुज और प्रिय इस आयोजक को करने के लिए लगातार सभी से संपर्क करते रहे प्रकाश लखेड़ा जी बहुत एक्टिव हैं और लगातार इस उत्तराखंड में शैक्षणिक वातावरण को सृजित कराने में अपना योगदान देते रहते हैं। कहां से शुरू किया जाए? आज ये 3-4 चित्र सामने देख करके बहुत सारी बातें याद आने लगी। ममता मैम जो चेयरपर्सन हैं, ज्योति खरे मैम को चेयर, और हमारे राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर के परम मित्रों में से एक हरदिल अजीज, ये सब सारी बातें ही उसी में खत्म हो जाएंगी, इसलिए ये मंच आज उसके लिए नहीं है। मित्र प्रोफेसर विजय प्रकाश श्रीवास्तव सर, आपका अभिवादन, और हम सभी के मार्गदर्शक प्रोफेसर साहनी सर, राष्ट्रीय सेवा योजना से बहुत वर्षों से जुड़े रहे। गोपेश्वर में 2-3 बार उनसे मुलाकात हुई, देहरादून में मुलाकात हुई। जो उत्तराखंड में हम लोगों की जो नर्सरी हुई, जिसको सीखने का अवसर मिला, वो जो 2-3-4 जो लोग हैं जिनके कामों को हम लोगों ने देखा और जिनके आधार पर कुछ करने की प्रेरणा प्राप्त हुई, उसमें प्रोफेसर DC नैनवाल सर, भंडारी सर और साहनी सर जैसे लोगों का बहुत बड़ा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। रजवार सर, जो ये गढ़वाल का जो पूरा रेंज था, उसमें इन लोगों के योगदानों को भुलाया नहीं जा सकता। और लगातार देखिए हर मंचों पर इन लोगों को की प्रेरणाएं हम लोगों को मिलती रहती है। बात इस वेबिनार की, आज 75 वर्ष हम लोगों का गणतंत्र हो गया। इन 75 वर्षों में हम सीनियर सिटीजनशिप की तरफ बढ़ गए, अब बहुत कुछ पाया है। इसके साथ साथ अपना उत्तराखंड जो 20-22 साल की यात्रा को इसी के साथ उसने भी पूरा किया है। उत्तराखंड एक नवोदित राज्य होने के नाते इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत उसके सामने अनेक चुनौतियां रही कि शैक्षणिक उसका आधारिक संरचना कैसे तैयार हो, उसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि कैसी है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी है। उन संदर्भों में भारतीय लोकतंत्र के सामने बहुत सफलताएं प्राप्त किया है, बहुत चुनौतियां सामने आई हैं और बहुत सारी समस्याओं को भी उसने देखा है इस कालखंड में। और इस कालखंड के अंतर्गत जो मौलिक रूप से जो भारतीय संविधान की जो मौलिक आत्मा है, वो है कि हम भारत के लोग इसको अंगीकार करते हैं। यहीं से इस बात की पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है कि स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, ये जो मूल भावना है, ये हमारी संस्कृति के पहले से जड़ों में था ही। संयुक्त परिवार की जो परंपरा रही, उस परंपरा के अंतर्गत ये सारी चीजें थीं। वहां पर कार्यों का वितरण था, विकेंद्रीकरण था। ये विकेंद्रीकरण ही हमारी संविधान की मूल मौलिक आत्माओं में से एक है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, अन्याय के साथ वितरण कैसे हो, उस न्याय को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चेतना के रूप में कैसे ले जाया जाए, ये प्रक्रियाएं लगातार इन 7 दशकों में चलती रही। अभी साहनी सर ने कहा कि आज भी गरीबी, निश्चित रूप से जब 135 करोड़ की आबादी जहां होगी, तो इन 7 दशकों में उस व्यवस्था तक पहुंच पाना बड़ा कठिन हुआ। आज भी जब हम लोग कहते हैं कि खाद्यान्न गारंटी योजना लागू करनी पड़ रही है, तो क्या ये सफलता के रूप में देखा जाए या चुनौती के रूप में देखा जाए? दोनों बातें हैं। आज 82 करोड़ आबादी को यदि हम
मुफ्त राशन देकर के इस कोरोना काल से उबारने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से चुनौतियां हम सभी के सामने है कि आर्थिक और सामाजिक विकास के किस पैमाने को हम प्राप्त कर पाए और कहाँ जाना चाहिए था, कहाँ नहीं जाना चाहिए था। आज भी हम सब मनरेगा के माध्यम से, ठीक है, आधारिक संरचनाओं का भी निर्माण हो रहा है, तो गड्ढे को खोद कर गड्ढे को भरने का काम हम कर रहे हैं। इस दौरान 90 के दशक के बाद वास्तव में विश्व मंच पर जो बदलाव हुआ, उससे लोकतांत्रिक व्यवस्था की सारी चीजें भी बदल गई। हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार जो सभी को प्राप्त हुआ, राजीव गांधी जी के नेतृत्व में जब ये बात आगे समझ में आई, तो अपने यहाँ मताधिकार को 18 वर्ष तक ले जाया गया, यानी कि युवाओं की सबसे अधिक भागीदारी हो और युवा ही इस देश के निर्माण के लिए सामने आए। ये एक बहुत बड़ी बात सामने रही और इन्हीं सब चीजों को लेकर के, और भारत की जो सबसे बड़ी जो फ्रेम और जो इसको जोड़ने का जो काम होता है वो एकल नागरिकता। ठीक है कि हम 28-29 राज्य और संघ बना हुआ है, संघवाद जो अपना है, उस संघवाद के अंदर जो एकल नागरिकता है वो अपनी सबसे बड़ी मौलिक जो उसकी फीचर है अपने संविधान की, कि हम कई नागरिकता हम लोगों के पास नहीं है, हम भारत के नागरिक हैं। तो भारत के नागरिक होने के नाते जो संघवाद की जो भूमिका है अपने यहाँ सारे पूरे संविधान के अंदर, इन मूल्य और तत्वों को बहुत केंद्र की सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें अधिकारों का बेहतर वितरण किया गया है। कोई किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं है, संवाद के लिए जगह है, लेकिन संवाद के साथ साथ उसके निदान के लिए भी रास्ते खोजे जा रहे हैं। आज सहकारी संघवाद की बात हो रही है। निश्चित रूप से अपना देश आज भी उसी मूल्यों पर चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहीं ना कहीं थोड़ी सी इस विश्वास के बिंदु पर संकट की चीज आती है, और होता यही है कि जोड़ने वाली शक्तियों के बारे में जानकारियां हमको बहुत कम मिल पाती हैं, लेकिन जब इस तरह की छोटी मोटी जो घटनाएं होती हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी व्यापक प्रभाव डाल देती है। आज पूरा अपना भारत वर्ष का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो पड़ोसी देश है, उनके साथ जो हम लोगों का जो संबंध है, उन संबंधों में आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके चलते आज हम विकास के तमाम सारी चीजों के लिए लेकर के हमको आज अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को और सारी चीजों को जोड़ते हुए अपने पूरे बहुत बड़े रिसोर्स को हमको अपनी सुरक्षा के ऊपर खर्च करना पड़ जाता है। तो इन बिंदुओं के साथ हम बात करें तो आज भी हमारे लोकतंत्र के सामने और लोकतांत्रिक मूल्यों के सामने और उसके विकास में क्षेत्रवाद, जातिवाद, निरक्षरता, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास की जो गति होनी चाहिए थी, वो गति सभी वर्गों की सहभागिता, निर्णय लेने की प्रक्रियाएं जहां संवैधानिक जगहों पर होती हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन जगहों पर महिलाओं की सहभागिता एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि यदि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में आधी आबादी का वहां पर प्रतिनिधित्व नहीं होगा, उचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो स्वाभाविक तौर पर वह निर्णय कितना प्रभावी हो पाएगा, ये एक प्रश्न चिन्ह बराबर बना रहता है। विकेंद्रीकरण जिस रूप में होना चाहिए वो भी आज वो भी एक चुनौती हम सभी के सामने है। सूचना और नैतिकता की बात, आज कई जगहों पर मंत्रालय तक इसके बन गए कि ये एक मंत्रालय इसके लिए जो है निवारण सेल का काम करेगा। तो जो नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है, हमको एक राष्ट्र के रूप में राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का, हमारे यहाँ दो चीजें बड़ी जब बेहतर तरीके से अपने संविधान में रही, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल्य कर्तव्य। तो जो कुछ हमें कर्तव्य ड्यूटीज हमारी है, तो आज जब हम लोगों को एक छोटी सी बात करें, जब 98 में हम लोग इस सेवा में आए, तो आने के बाद श्रीवास्तव सर हम सब लोग थे, तो हम लोग के जो प्राचार्य थे, प्राचार्य के साथ साथ जो उस समय जो काम करने वाले जो प्राध्यापक थे,
उन लोगों का कार्यकाल ही 20-22 साल 25 साल का हो चुका था जब हम लोग ज्वाइन करने गए थे। उन लोगों के सामने खड़े होने में साल भर लग गए। तो अधिकार की बात बाद में आई, कर्तव्य ड्यूटीज हम लोगों को बताने की बात हुई। आज शायद हम लोगों को अधिकार तो अपने आप हम जान ही जाएंगे, वो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो ड्यूटीज हैं उस पर हमको चिंतन करने की जरूरत है कि जो ड्यूटीज हमें मिली है क्या हम उसको कितने बेहतर रूप से उसको परफॉर्म करने में सफल हो पा रहे हैं, वो एक चुनौती का विषय है। नेतृत्व का संकट, करिश्माई नेता हमारे यहाँ हुआ करते थे, एक उनकी फॉलोइंग्स थी, एक अपील था, करो या मरो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, ये जो नारे थे, जय जवान जय किसान। शास्त्री जी के एक दिन के उपवास कहने पर पूरा देश एक दिन उपवास करने लगा। ये जो मास अपील थी, आज शायद इस हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मूल्य का जो संकट है, इसमें एक नेतृत्व का संकट भी सामने आया है। इस नेतृत्व के संकट से हमको उबरना होगा। आज जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप के सामने ये क्राइसिस है कि वो अपने फॉलोअर और उनके बीच में वो बेहतर संवाद नहीं है, जिससे कि नीति और नीतियों का कार्यान्वयन बेहतर तरीके से हो पाने में संभावनाएं हो रही है। तीनों जो हमारे जो स्तंभ है, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, आज इसके बीच भी सामंजस्य की जरूरत है। इन 75 वर्षों के दौरान बहुत सारे संशोधन हुए, बहुत सारी चीजें सामने आई, मीडिया भी बदली, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी बदली, जीवन का दायरा भी बदला, सोच भी बदली। इसके चलते स्वाभाविक तौर पर जो चीज लिख दी गई वही चीज आगे उसी रूप में हमारे सामने होगी, ये संभव नहीं होगा। तो आज इन तीनों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा विश्वास का संकट आज विद्यमान है, और इन तीनों के बीच में भी सामंजस्य की जरूरत है। प्रेस की स्वतंत्रता की बात हो रही है कि आज दो तरफ बटा हुआ नजर आता है, एक सरकार के पक्ष के लिए, एक उसके लिए। इन दोनों के बीच में भी एक तारतम्यता की जरूरत है। बहुत सारे आयाम हैं जो आर्थिक सामाजिक विकास को ले करके चलने के लिए हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जिसमें सामाजिक न्याय सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि उस न्याय की चीज को हम पा गए, सामाजिक आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात हो रही थी, तब सामाजिक आर्थिक विकास तो अपने आप होगा। बहुत सारी योजनाएं हुई हैं और बहुत सारी योजनाओं के द्वारा हम विकास के मार्ग तक पहुंचने में सफल भी हुए हैं। इंडियन इकोनॉमी आज बहुत वाइब्रेंट हो चुकी है, वहां बहुत सारे अब परंपरागत स्वरूप उसका बदल चुका है। आज प्राथमिक सेक्टर का जो सबसे बड़ा योगदान था वो कम होते होते टर्सरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता चला जा रहा है। और जिस देश में और जिस समाज के अंदर सेवा का क्षेत्र बढ़ेगा, तीसरी जो टर्सरी जो इकोनॉमी का, आज हमारे यहाँ वाणिज्य और के दोनों मूर्धन्य साथी बैठे हुए हैं, इस बात को, टर्सरी इकोनॉमी जहां जहां पर भी बढ़ेगी उस देश के विकास के मार्ग के रास्ते अलग अलग होंगे। बहुत सारे लोगों को बात करनी है, अपनी बात को मैं यहीं पर विराम दूं। इससे पहले आज अपने उत्तराखंड के अंदर इन सब प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इस कोरोना काल के दौरान एक बहुत बढ़िया ये नेटवर्किंग सिस्टम हुआ कि हम सब एक दूसरे के साथ 2-3-4 कॉलेज हम लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ करके अच्छी अच्छी गतिविधियां, आज प्राचार्य समिति के ऊपर हर कॉलेज की अपनी एक अलग अलग एक इतनी अच्छी सी चीजें वहां पर डाली जाती हैं, वो एक्टिविटीज होती हैं, वो इतनी प्रेरणा देती है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। तो वो सब चीजें हम सब एक दूसरे के साथ लेकर के उसको आगे करते हैं और जुड़ करके शैक्षणिक वातावरण को बनाया जाता है। आज देखिए कितनी अच्छी बात हुई है कि पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, पूरा एक फ्रेम जुड़ा हुआ है। तो ये जो डायमेंशनल जो चेंज है, अंतः उपागम की जो बात होती है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की, वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपने उत्तराखंड के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, रहेगी और बनी रहेगी, उसमें कहीं पर कोई डाउट नहीं है, और धीरे ये निश्चित रूप से बहुत मजबूत होता चला जा रहा है।
और मजबूत होने के पीछे तमाम सारी चीजें, कुछ रिजर्वेशंस की पॉलिसी आने से महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ी। एक बार हम लोगों ने गोपेश्वर में रिसर्च किया था 2009 में, जो पंचायत चुनाव हुआ था कि 50% जो है महिलाओं की भागीदारी होगी, और चमोली जनपद में 50% की बात की जगह पर 69% भागीदारी थी। यानी वो 50% तो जहां था वहां था ही। इसका मतलब कि उन जगहों से भी महिलाएं चुन के आई जहां पर पुरुष और जहां पर खुला हुआ था। तो ये जो वाइब्रेंट है, और आज तो 2021 में ये तो और वाइब्रेंट हुआ है और बहुत डेमोक्रेटिक होता चला जा रहा है। पहले जो है महिलाएं जो है उनके घर के लोग जाकर के उस बैठकों में बैठा करते थे, आज बिल्कुल बदल गया है। 4 चुनाव के बाद से वो तस्वीर बदल गई। आज निश्चित रूप से वो लोग अपनी उन बैठकों में जाती हैं, उन जगहों पर पहुंचती हैं, उस निर्णय को लेकर के अपने गांव तक आती हैं, और गांव के विकास के लिए वहीं पर बैठ करके निर्णय लेने की प्रक्रिया और निर्णय कहाँ कार्यान्वित होगा, इन दोनों मंचों का उपयोग कर रही हैं। हम प्रकाश लखेड़ा जी और प्रोफेसर संगीता मिश्रा मैम का, ज्योति खरे मैम का, ममता मैम का, जोशी मैम का, और अपने प्राचार्य बरमोला सर का, साहनी सर का, और अपने प्रिय मित्र श्रीवास्तव सर का, इस मंच पर एक साथ जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इस अवसर पर हमें बोलने का आप लोगों ने मौका दिया। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। आपने सही बोला कि जैसे हम हमेशा अपने अधिकारों के बारे में सोचते हैं, कर्तव्यों पे ध्यान नहीं देते, तो जब हम अपने कर्तव्यों पे ध्यान देना शुरू करेंगे तभी जाके हमारे अधिकारों का जो पूर्ण रूप है या जो ये है सारा पूर्ण रूप से हमारे आगे आएगा और हमारे व्यक्तित्व का निखार करने में मदद करेगा। अभी मुझे प्रकाश लखेड़ा सर दिख रहे हैं। सर स्वागत है आपका। आप ही है बिल्कुल सूत्रधार इस पूरे कार्यक्रम का, और बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं एट सच ए यंग स्टेज। बहुत बधाई के आप पात्र हैं। एक साथ इतने सारे करीबन 80 टेक्निकल सेशंस ऑल ओवर इंडिया को कोऑर्डिनेट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एंड आप बिल्कुल बहुत बधाई के पात्र हैं। और हम लोग एक छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें इतने हम लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है। आप 75 to 80 सेशंस को हैंडल कर रहे हैं। बहुत बधाई हो आपको, एंड आशा करते हैं ये पूरा ही बहुत कुछ अच्छे से हो। और इसी श्रृंखला में मैं चाहूंगी कि मेरी मित्र जो अंशु है, डॉक्टर अंशु जोशी को मैं बुलाना चाहूंगी। वो छात्र नेता रही हैं। उनकी जब आप उनसे रूबरू होंगे, जब उनकी बातें सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक लहर, जो एक कर्मठता, जो लोगों को बांधने की शक्ति है, उसमें भगवान ने उनको बहुत अच्छी तरह से नवाजा है। माँ सरस्वती का बहुत ज्यादा उन पे कृपा है ना। और बहुत सुंदर और बहुत सहज तरीके से वो अपने व्यक्तित्व को लोगों के थ्रू मतलब बता पाती है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि अब वो जेएनयू में प्रोफेसर है तो काफी व्यस्त रहती है, पर उन्होंने एक फोन कॉल पे ही बोला कि नहीं आई विल कम, नॉट एन इशू एट ऑल। तो दैट वाज वेरी नाइस एंड वेरी काइंड ऑफ यू अंशु। और मैं यही बोलना चाहूंगी कि तुम्हारा जो काम है, जो कर्मठता और लगन से तुम काम कर रही हो, ऐसे ही करते रहना एंड मेक अस प्राउड। वी आर प्राउड फ्रेंड्स। तो मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन डॉक्टर अंशु जोशी के बारे में बताना चाहूंगी। डॉक्टर अंशु जोशी वर्क्स एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट सेंटर फॉर कैनेडियन, द यूएस एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज, SIS, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Anshu is a doctorate from Diplomacy and Disarmament Division, SIS JNU, and works on issues related to terrorism, Islamic terrorism, feminism, security studies, media, and so on. She also writes on contemporary political and social issues. She has over 100 academic and popular articles published in reputed international and national journals, newspapers, magazines, and websites. She is the writer of the book JNU में एक लड़की रहती थी, which has acclaimed many accolades and appreciation across the nation. This book has been felicitated, translated, and published by Gujarat's Sahitya Academy, Government of Gujarat in Gujarati. Presently, Anshu is focusing on NEP 2020 and her over 6 articles on NEP 2020 has been published in popular media. And आप उनको लाइव JNU के कोई भी
प्रोग्राम में आप सुन सकते हैं, एंड शी इज अ वेरी गुड ओरेटर एंड स्पीकर। तो मैं और ज्यादा टाइम तुम्हारा नहीं लूंगी अंशु, एंड आई विल वेलकम यू। आई एम बीइंग इनफॉर्मल क्योंकि आई हैव नोन हर फॉर एजेस, है ना, 20 साल का पुराना संबंध है, तो इतनी लिबर्टी ले सकती हूँ कि आई कैन कॉल यू इनफॉर्मल। तो यू आर वेलकम। द मंच आपका है अंशु जोशी। ओवर टू यू अंशु। Many thanks, Momita. And indeed, it's always a greatness of our good friends only, who always look at us from a brighter angle, brighter side. तो मोमिता ने मेरी जितनी बढ़ाई की है, वो चूंकि मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, बहुत सालों का साथ रहा है, हम एक ही हॉस्टल में कई सालों तक रहे हैं, JNU में साथ पढ़े हैं, तो उनके इस बड़प्पन के लिए उनको धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आज इस आभासी मंच पर हम एक जिस महत्वपूर्ण विषय को लेकर इकट्ठा हुए हैं, उसके लिए उन्होंने मुझे निमंत्रित किया। वे बधाई की पात्र हैं, आप सब बधाई के पात्र हैं इतने महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय पर, कि जब आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, सशक्त भारत की बात कर रहे हैं, विश्वगुरु भारत की बात कर रहे हैं, नए भारत की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भारत कैसे बना, किन मूल्यों के साथ बना, उनको आज हम कहीं ना कहीं देखते हुए, और हम ये एक विवेचन इस कार्यक्रम में करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में प्रजातांत्रिक मूल्य, उससे जुड़ी हुई सफलताएं, उससे जुड़ी हुई चुनौतियां, उससे जुड़ी हुई संभावनाएं, और निश्चित तौर पर राजनीतिक विज्ञान, अंतरराष्ट्रीय संबंध या अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र के लोगों के लिए तो ये निस्संदेह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और आगे बढ़ूं इसके पहले, आज के इस आभासी मंच पर ही कई विशिष्ट व्यक्तित्व मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेसर साहनी, जो यहाँ प्रिंसिपल हैं GPGC कॉलेज देहरादून के, मेरे पहले जो विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर AP सिंह, जिन्होंने अपने बहुत सुंदर विचार हम सभी के साथ साझा किए, प्रिंसिपल हैं GDC पिथौरागढ़ के। इसके अलावा प्रोफेसर VP श्रीवास्तव मुझे यहाँ दिख रहे हैं। आयोजन समिति के मुझे डॉक्टर मोमिता शर्मा, डॉक्टर ज्योति खरे, KN बरमोला जी का मैंने नाम देखा, लखेरा जी, आप सभी को करबद्ध प्रणाम। सबसे पहले तो कि आज आप सभी के साथ मंच साझा करने का ये सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है, और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बुलाया गया। और मोमिता ने जैसे ही मुझे इस कार्यक्रम के लिए फोन किया, और जैसे ही मोमिता ने मुझे विषय बताया, तो मुझे एक दिन पहले की अपनी घटना याद आई कि मैं टीवी पर समाचार देख रही थी, और अफगानिस्तान में जो कुछ भी हृदय विदारक घटनाएं हो रही थी, मैं उसको देख रही थी। तो मेरे मन में यही बात आ रही थी कि हे ईश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझको भारत जैसे देश में पैदा किया। मैं एक भारतीय नागरिक हूं और भारत में रहती हूँ। कब्जा कर लिया है, यहाँ रुकेगा नहीं, यहाँ से बाहर निकलेगा। पूरे विश्व की शांति के लिए, पूरे विश्व की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा संकट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा था, और यही इन्हीं चीजों पर सोच रही थी, कुछ लिख भी रही थी। और मोमिता ने मुझे फोन कर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए मुझे आमंत्रित किया, और मुझे लगा कि ये अपने आप में बहुत ही प्रासंगिक विषय है आज जिस विश्व में हम रह रहे हैं, और तब जबकि हम आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर अमृत महोत्सव इस वर्ष मना रहे हैं, तो अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों की दृष्टि से चीजों को देखना, अपनी सफलताओं को देखना और आगे की संभावनाओं पर नजर डालना अत्यंत आवश्यक है। मैं अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय राजनीति यहाँ JNU में पढ़ाती हूँ। जोर कहीं ना कहीं उससे संबंधित बिंदुओं पर रहेगा, पर बिल्कुल कई सफलताएं हैं, साथ ही साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। लेकिन मैं जिस स्वभाव की व्यक्ति हूं, मैं संभावनाओं पर, समाधानों पर, सफलताओं पर ज्यादा जोर देती हूँ, हमेशा सकारात्मक रहने का प्रयास करती हूँ, और चुनौतियां मैं मानती हूँ कि जहां आपकी सफलता और उपलब्धि है, उसके पहले वो सफलता कहीं ना कहीं चुनौती रही होगी। तो जब आप किसी चुनौती को जीत लेते हैं, किसी चुनौती का सामना कर लेते हैं, तो वो सफलता में परिणत हो जाती है। तो मेरे लिए हर सफलता, हर उपलब्धि दरअसल एक चुनौती है।
इसलिए नकारात्मक पक्ष पर नहीं, अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों के सकारात्मक पक्ष पर और उपलब्धियों पर ज्यादा प्रकाश डालना चाहूंगी। जैसा कि मैंने कहा, हम सब स्वतंत्र भारत में जन्मे हैं। इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ विशेष नहीं हो सकता और होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने परतंत्रता की पीड़ा को भोगा है वे ही हमें समझा सकते हैं कि आतताई ब्रिटिशों के राज में बिना किसी प्रजातांत्रिक मूल्यों के वे कैसे रहे होंगे, किस प्रकार से उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण किया गया होगा, किस प्रकार से उनके अस्तित्व को छीनने के प्रयास किए गए होंगे, किस प्रकार से उनसे उनका गौरवपूर्ण इतिहास छीन लिया गया हो, किस प्रकार से उनसे उनकी संस्कृति छीन ली गई हो। निश्चित तौर पर ऐसे सभी योद्धाओं का मैं स्मरण, वंदन और नमन करती हूं, क्योंकि इन्हीं योद्धाओं ने कहीं ना कहीं इस चीज का प्रण कर कि भारत जैसे राष्ट्र को उन्हें एक प्रजातांत्रिक स्वाधीन राष्ट्र बनाना है, उन्होंने ब्रिटिशों से लोहा लिया और एक लंबे स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम ये निकला कि 1947 में हमें आजादी मिली और फिर हमने अपना संविधान बनाया और लागू किया, जिसने प्रजातांत्रिक मूल्यों को इस देश की आत्मा से जोड़ दिया। आज जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो अब भविष्य की ओर देखने का समय है, क्योंकि ये आजादी और प्रजातंत्र हमारे लिए कहीं ना कहीं एक पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है। हमारी यात्रा बहुत सुदीर्घ है। हमारी यात्रा भारत रूपी राष्ट्र के रूप में कभी ना अंत होने वाली यात्रा है। अपनी आगामी पीढ़ियों को हम क्या दे करके जाने वाले हैं, ये हमें अभी सोचना होगा और इस पर काम करना होगा। और हम यहां तक इसलिए पहुंच पाए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम, सबसे अनोखा लोकतंत्र है हम, एक परिपक्व लोकतंत्र है हम, वरना हमारी हालत भी अफगानिस्तान जैसी हो सकती थी। हमें धर्म की, पंथ की, समाज की, अपने व्यक्तिगत अधिकारों की, राजनीतिक अधिकारों की, संस्कृति की समानता तथा स्वतंत्रता प्रजातंत्र की वजह से मिली हुई है। हम सभी को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर जेंडर्स कहीं ना कहीं जो मताधिकार का अधिकार मिला हुआ है वो लोकतंत्र की वजह से मिला हुआ है। वरना मौमिता और मेरे वे सभी साथी जो राजनीति विज्ञान पढ़ते पढ़ाते हैं वे ये चीज जानते हैं कि फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की शुरुआत ही महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों के लिए ब्रिटेन और अमेरिका जैसे राष्ट्रों में हुई, क्योंकि वहां पर महिलाओं के पास राजनीतिक अधिकार, मताधिकार थे ही नहीं। लेकिन भारत में आजादी के साथ ही हमारे संविधान ने हमें ये सारे अधिकार दिए, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया। आज हम सब बैठकर इस आभासी मंच पर जो ये गोष्ठी कर पा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का ही प्रताप है। विविध संस्कृति होते हुए भी हम सब एक हैं। हमारा कहीं ना कहीं अस्तित्व, हमारी पहचान एक है कि हम भारतीय हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम संविधान के द्वारा सुरक्षित हैं, और ये सब हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की ही देन है। आज देश के कोने कोने से यदि हमारे बच्चे ओलंपिक तक जाकर मेडल ला पा रहे हैं, बंगाल में घर घर काम करने वाली हमारी कोई बहन यदि विधायक बन पा रही है, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के, उत्तराखंड के छोटे छोटे गांवों की बहनें यदि सरपंच बन पा रही हैं और अपनी शक्ति को वास्तविक रूप से प्रयोग में लाते हुए कहीं ना कहीं समाज में सकारात्मक बदलाव कर पा रही हैं, वो भी लोकतंत्र की ही देन है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम जब वैश्विक शक्ति के रूप में अपने आप को उभरता देखते हैं, बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो वो भी लोकतंत्र की ही देन है। ये हमें समझना होगा। हम अक्सर लोकतंत्र से जुड़ी चुनौतियों पर ज्यादा बात करते हैं, लेकिन यहां कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगी कि अमेरिका जैसा देश भी इस प्रकार की कई आंतरिक चुनौतियों से रूबरू होता रहता है। यदि कोविड-19 की दूसरी लहर से हम बुरी तरह से प्रभावित हुए, तो हम कम से कम पहली लहर को बहुत अच्छी तरह से काबू कर पाए थे। हमें यह भी सोचना चाहिए। अमेरिका कोविड-19 के फैलते ही पिछले वर्ष के मार्च अप्रैल से कितनी बुरी स्थिति में है, ये हम सब ने देखा। आर्थिक संकट से अमेरिका जैसी विश्व शक्ति भी आज जूझ रही है।
गरीबी के संकट से, बेरोजगारी के संकट से आज अमेरिका जैसी शक्ति भी जूझ रही है। तो हम यदि संभावनाओं की ओर, अपनी सफलताओं की ओर देखें तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर से हमें आगे का रास्ता भी मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में यदि आप देखें तो वैश्विक से स्थानीय स्तर पर हमने आगे बढ़ने के बहुत प्रयास किए। आत्मनिर्भर भारत का हमने एक लक्ष्य बनाया और इसकी कहीं ना कहीं जो बेस है, इसका कहीं ना कहीं जो फाउंडेशन स्टोन है, वो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज ही हैं। तो चाहे कूटनीति का क्षेत्र हो, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्र हो, अपनी सामरिक सुरक्षा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सामाजिक आर्थिक विकास का क्षेत्र हो, हम चुनौतियों का सामना करते हुए निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहे हैं और नए अवसर तलाश कर रहे हैं। हमने कोविड-19 के कहर का कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक सामना किया और इस सब के बीच हम एक बड़ी शक्ति के रूप में विश्व राजनीति के पटल पर उभरकर सामने आए हैं। और भारत ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीतिक जगत में ये शक्ति, ये स्थान कैसे अर्जित किया, ये भी समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से देखते हैं तो किसी भी राष्ट्र की शक्ति, उसका स्थान, उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और सामाजिक स्थिति के अलावा उसके शासक या नेता के स्वरूप और स्वभाव से भी कहीं ना कहीं निर्धारित होती है। मैंने प्रोफेसर सिंह को सुना कि पहले के नेता बड़े करिश्माई होते थे। मैं जब एक अंतरराष्ट्रीय राजनीति के शिक्षिका के रूप में देखती हूँ और कहीं ना कहीं कंपैरेटिव एनालिसिस करती हूँ तो मुझे लगता है हम अच्छे समय में रह रहे हैं कि हमारे वर्तमान पंतप्रधान, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि विकसित की है और भारत को जिस स्तर तक लेकर के गए हैं वो कहीं ना कहीं अकल्पनीय था। किसी भी राष्ट्र के साथ संबंध किस दिशा में ले जाने हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि कैसे बनानी है, कौन से मुद्दे रखने हैं, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को कैसी दिशा देनी है, कितनी गति देनी है, ये सब अपने राजनीतिक प्रतिनिधि से कहीं ना कहीं निश्चित होता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं हम जब अंतरराष्ट्रीय संबंधों को देखते हैं तो हम कालक्रम का अध्ययन उस समय के शासक के आधार पर करते हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी काल या अटल बिहारी वाजपेयी काल, नरेंद्र मोदी काल, इस तरह से। और यदि इस दृष्टि से देखूं तो पिछले कुछ वर्षों में मुझे कई बड़ी उपलब्धियां अंतरराष्ट्रीय जगत में और अंतरराष्ट्रीय पटल पर दिखाई पड़ती हैं। हम आज G20 का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अगले सम्मेलन की मेजबानी हम ही को मिली है। हम आज विश्व की जो सर्वाधिक बड़ी 2-3 चुनौतियां हैं, जैसे कि आतंकवाद हुआ या क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट, यानी कि जलवायु से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए जो भी समझौते या कार्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं, हम उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। पेरिस समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम इसके साथ ही कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि अर्जित करके आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी ने देखा कि हमने किस प्रकार से कोविड-19 के निदान, उपचार के लिए प्रयास किए, वैक्सीन के लिए किस प्रकार से हमने रिसर्च की, हमने बड़े पैमाने पर वैक्सीन बनाए। न सिर्फ हम स्वयं विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान आज अपने देश में चला रहे हैं और सफलतापूर्वक चला रहे हैं, हमने 40 से अधिक देशों को वैक्सीन भेजे हैं। और इसी बीच हम अपनी सीमाओं को भी बचा पा रहे हैं। जब कोविड-19 की पहली लहर के दौरान चीन ने अपनी हरकतों से बाज न आते हुए गलवान पर आक्रमण किया तो कहीं ना कहीं हमने उसका सामना बहुत अच्छी तरह से किया। और वहीं दूसरी तरफ क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के माध्यम से हमने चीन के विस्तारवादी षड्यंत्रों को नाकाम करने का सफल प्रयास किया, जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका को भी जोड़ा। तो कहीं ना कहीं इन तमाम शक्तिवान राष्ट्रों ने सामूहिक रूप से चीन की विस्तारवादी नीति की भर्त्सना की, वे भारत के साथ आ खड़े हुए। तो कहीं ना कहीं आज एक स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति हमने इन सभी देशों की प्रतिबद्धता को भी अपने साथ जोड़ा और यह हमारी बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। और कहीं ना कहीं इसका बेस मुझे हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज नजर आती हैं, क्योंकि जब जनता का समर्थन और जनता का सहयोग और देश की सुरक्षा के प्रति कहीं ना कहीं सकारात्मक दृष्टिकोण जब प्रतिनिधि को प्राप्त होता है
तो निश्चित तौर पर वो बाहर निकलकर इस प्रकार की सफलताएं अवश्य अर्जित करता है। आज वैश्विक पटल पर यदि देखें तो अपनी छवि एक तीसरी दुनिया के देश से बदलकर एक तेजी से बढ़ते हुए देश के रूप में, एक वैश्विक शक्ति के रूप में बदली है। और ये हमें मानना होगा कि पिछले कुछ वर्षों में इस दृष्टि से कहें तो मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, हमारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप यूरोप की ओर देखें तो चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, इटली हो, हमने अपने संबंध प्रगाढ़ किए, सकारात्मक किए और कई समझौतों पर हम आज साथ में काम कर रहे हैं। लैटिन अमेरिका में हमारे संबंध ठंडे पड़े हुए थे, हमने ब्राजील के साथ नए एक रिश्तों का एक नया अध्याय प्रारंभ किया और कोविड-19 के दौरान हमने ब्राजील की जिस प्रकार से सहायता की, निश्चित तौर पर नए प्रगाढ़ संबंध हम दो देशों के बीच में बने हैं। आप ऑस्ट्रेलिया की ओर देखिए, आप कोरिया की ओर देखिए, जापान की ओर देखिए, कहीं ना कहीं सहज संबंध, प्रगाढ़ संबंध, सशक्त संबंध बनते हुए नजर आते हैं और इसका कहीं ना कहीं प्रभाव अपने आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। हम आज कई आर्थिक समझौतों पर, हम कई आर्थिक लक्ष्यों पर साथ में काम कर रहे हैं, चाहे एनर्जी सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, मिलिट्री इक्विपमेंट सेक्टर या डिफेंस सेक्टर हो, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका की ओर देखें तो आप सभी ने पिछले साल फरवरी में देखा होगा जिस प्रकार से तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप भारत आए और जिस प्रकार से मोदी जी एवं ट्रंप एक स्तर पर, एक मंच पर जिस प्रकार से खड़े थे, कहीं ना कहीं मुझे भारत की वो छवि बदलती हुई नजर आई जो पहले एक छोटे भाई की अमेरिका जैसे शक्तिवान राष्ट्रों के परिप्रेक्ष्य में हुआ करती थी। ट्रंप के तमाम भारत के दौरे के दौरान हमें लगा जैसे कि भारत एवं अमेरिका एक स्तर पर खड़े हैं, दो मित्र, दो भाई बराबर के स्तर पर खड़े हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए तो रीसेंट पास्ट तक एक नॉन अलाइंड देश रहते हुए भी, एक गुटनिरपेक्ष देश रहते हुए भी हमने जिस प्रकार से पहले सोवियत रूस और रशिया का हमेशा साथ दिया, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ हमारे संबंधों में वो ऊष्मा कभी नहीं आ पाई जिसकी दरकार थी। किंतु हाल के सालों में न सिर्फ संबंधों ने तेजी से एक नया युग प्रारंभ किया और इसमें कहीं ना कहीं फिर हमारे भारतीय लोगों का योगदान रहा, चाहे अपना योग हो, अपना खाना हो, अपना सिनेमा हो, अपने उच्च शिक्षित भारतीय हो जो अमेरिका जैसे देश में जाकर के वहां अपना प्रभाव बना रहे हैं, आज स्पष्ट दिखाई देता है। और अमेरिका के साथ संबंध प्रगाढ़ किए तो रशिया के साथ अपने संबंधों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। भारत और रशिया के संबंध आज भी उतने ही ऊर्जावान एवं सशक्त थे जैसे पहले रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि यदि हम अन्य देशों की ओर भी देखें तो अपनी छवि एक सहज, सरल, मिलनसार पर शक्तिवान राष्ट्र की बनी है और साथ ही साथ पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को हमने स्पष्ट संदेश दिया कि हम अपनी सुरक्षा पर किसी प्रकार का प्रहार सहन नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं अपना ये निर्णय और अपने इस प्रकार के संदेश भारत की आंतरिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं। जब आप एक राष्ट्र के रूप में सशक्त रहते हैं, एक रहते हैं, तो बाह्य शक्तियां कहीं ना कहीं आपको तहस नहस करने में नाकाम होती हैं। आज जिस आत्मनिर्भर भारत की बात मोदी जी ने की है, उसका उद्देश्य भारत को सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं करना नहीं है। उसका उद्देश्य अपने लोकल टैलेंट को तो बढ़ावा देना ही है, अपनी लोकल इकोनॉमी को तो बढ़ावा देना ही है, लेकिन साथ में वैश्विक भी बनना है, आर्थिक उन्नति भी करनी है, सामाजिक प्रगति भी करनी है और विश्व पटल पर एक नया नाम भी हमें अंकित करना है। और निश्चित तौर पर इसके लिए कई संभावनाओं की ओर हमें देखना होगा, प्रयास करने होंगे, तत्कालीन और दूरगामी उद्देश्यों की पूर्ति करनी होगी और इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करने होंगे। हम आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो यदि इस लक्ष्य को पूरा करना है
और कोविड-19 जैसी चुनौतियों के बावजूद पूरा करना है, तो हमें कहीं ना कहीं अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों को और सशक्त बनाना पड़ेगा। हमने बीते दिनों में देखा कि किस प्रकार से संसद में हंगामे हुए। कुछ सांसदों ने काले कपड़े पहनकर तोड़फोड़ कर संसद की मर्यादा को भंग किया, समय की बर्बादी हुई, पैसे की बर्बादी हुई, लगभग 112-150 करोड़ रुपयों की बर्बादी हुई। और कहीं ना कहीं सवाल जवाब या इस प्रकार के जो सेशन संसद में चलते हैं या जो चर्चाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है, जनता का प्रजातांत्रिक अधिकार है, तो इस पर भी कहीं ना कहीं प्रहार हुआ। तो आज अब यदि मैं इन सफलताओं और संभावनाओं से के साथ साथ चुनौतियों पर आऊं, तो आज आवश्यकता है कि अपने राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर हम सभी को अपने विश्व शक्ति भारत के लक्ष्य को लेकर हम किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं, ये सोचने की जरूरत है। देखिए, लोकतंत्र के नाम पर इस देश में बहुत कुछ होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र के दुहाई देकर इस देश में शाहीन बाग भी हो जाते हैं, लेकिन संसद में हंगामे करके चर्चाएं नहीं होने दी जाती हैं। वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पता नहीं कहां चली जाती है। तो ये हम सबको अब सोचना होगा कि ऐसा क्यों। हमारी सरकार ने बीते दिनों में, बीते सालों में आर्टिकल 370 समाप्त किया, ट्रिपल तलाक जैसे स्त्री विरोधी कानूनों को समाप्त किया, आतंकवाद का सामना किया, अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया, पाकिस्तान और चीन जैसी भारत विरोधी शक्तियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। इन सारी सकारात्मक उपलब्धियों को देखते हुए निश्चित तौर पर हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन फिर मुझे दिखता है कि कहीं ना कहीं शाहीन बाग भी हो रहा है, बंगाल में हिंसा भी हो रही है, कश्मीर में अलगाववाद को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, किसान आंदोलन की आड़ में देश की प्रगति को रोकने का काम किया जा रहा है, चक्का जाम कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, संसद में हंगामे हो रहे हैं। तो यहां मुझे कहीं ना कहीं अपने प्रजातांत्रिक मूल्य कमजोर होते हुए दिखाई देते हैं, जहां मुझे लगता है कि कुछ नकारात्मक शक्तियां जनता के नाम पर इस प्रकार से न सिर्फ जनता का, सरकार का, पूरे देश का नाम और समय खराब करती हैं, और इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और देखिए, किसी भी देश में यदि लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो उसे नियमित रखने की, उसे मजबूत रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होती है, उसमें विपक्ष की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विपक्ष स्वस्थ और चर्चाओं के, वाद विवाद के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर सरकारों के साथ में एक सार्थक निर्णय तक पहुंच सकता है, लेकिन अपने भारत में यदि देखें तो आज स्थिति थोड़ी भिन्न नजर आ रही है, और ये एक ध्यान देने योग्य बिंदु है, क्योंकि हमने सफलतापूर्वक कहीं ना कहीं पहली लहर का सामना किया, तब भी हमने देखा कि ऐसी नकारात्मक शक्तियों ने ओछी राजनीति की, भोले भाले लोगों को भड़काया, वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैलाई, लॉकडाउन का विरोध किया। एक जनता के रूप में हम सभी ने इस चीज को देखा, और इस लॉकडाउन के दौरान भी हमने देखा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने आई, इसका भी बेवजह विरोध किया गया लोकतांत्रिक मूल्यों के नाम पर। लेकिन यह समझना भी आवश्यक है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑनलाइन शिक्षा हमने अपनाई, जिसके माध्यम से शिक्षा जारी रही, ठप नहीं पड़ी। मैं मानती हूं इसमें कुछ चुनौतियां हैं कि हमें घर घर तक, गांव-गांव तक, हर बच्चे तक तकनीक पहुंचाने की आवश्यकता है, और इस दिशा में सरकार काम कर रही है, किंतु कहीं से तो हमें पहल करनी होगी, ये हमें समझने की जरूरत है। कम से कम हमारा पूरा काम तो ठप्प नहीं पड़ा, ये हमें समझने की जरूरत है। कोविड के विरुद्ध वैक्सीन के निर्माण में भी हम अग्रणी रहे, सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चला रहे हैं, कई दूसरे देश इसे केस स्टडी के रूप में पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने देखा, कहा 40 से ऊपर देशों को हमने वैक्सीन भेजे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, आर्थिक समस्याएं आज हमारी व्यवस्था के सामने है, हमारे सामने है, तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि कोविड की वजह से अकेले हम ही नहीं, पूरे विश्व का आर्थिक विकास प्रभावित हुआ है। सभी देशों को मूल्यों में वृद्धि और आर्थिक नुकसानों से, चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। पर हमें आज ये समझना चाहिए कि हमारी सरकार आर्थिक क्षेत्र में उद्यमों और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रही है, और इन्हीं प्रयासों का प्रभाव है कि हमारा जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या FDI है, वो 2019 में $51 बिलियन से बढ़कर 2020 में $64 बिलियन तक पहुंच गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड 24.4% की बढ़त रही है। और इस प्रकार से हम 8वें स्थान से बढ़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्ता देश बन गए हैं।
हमने पिछले और इस साल पेट्रोल और डीजल से उत्पाद शुल्क संग्रह 3.35 लाख करोड़ अर्जित किया और कहीं ना कहीं इस पैसे का उपयोग कोविड-19 महामारी से निपटने में किए जा रहे प्रयासों और इससे जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनकी सहायता करने के लिए कहीं ना कहीं किया जा रहा है। तो सरकार अपनी तरफ से कई प्रयास कर रही है आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए, उत्पादन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, समाज को सशक्त करने के लिए, समरसता लाने के लिए, सुदृढ़ता लाने के लिए, इस देश को सशक्त बनाने के लिए। पर हम एक व्यक्ति के रूप में हम जो भी अपना काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उसके रूप में, उस क्षमता में हम अपने देश को क्या योगदान दे रहे हैं? एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र व्यवस्था और मूल्यों की दृष्टि से कहूं तो आज हमें सबसे ज्यादा यह सोचने की आवश्यकता है। हंगामा करने का यह समय नहीं है, सार्थक चर्चा, सार्थक निर्णय लेने का, अपना योगदान देने का यह समय है। हमें समग्र भारत बनाना है, सुरक्षित भारत बनाना है, सशक्त भारत बनाना है, समृद्ध भारत बनाना है, सुदृढ़ भारत बनाना है, समृद्ध भारत बनाना है। तो आज ये समय हमारे सामने है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम एक प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं जिसमें हमें ये स्वतंत्रता है कि हम एक व्यक्ति के रूप में अपना योगदान अपने राष्ट्र को जिस रूप में देना चाहे हम दे सकते हैं। तो आज इस मंच के माध्यम से आप सभी को, इससे जुड़े छात्र छात्राओं को, मेरे सहयोगियों को, सबको मैं यही कहना चाहूंगी कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज हमें ये देखने की जरूरत है कि हम नई संभावनाओं की ओर बढ़ रहे हैं और इन संभावनाओं को उपलब्धियों में बदलने के लिए अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों का ही इस्तेमाल करते हुए हमें अपना अपना योगदान देना होगा। तो बस यहाँ पर आकर अपनी वाणी को विराम दूंगी और डॉक्टर शर्मा से, मौमिता से आग्रह करूंगी कि वे आगे का मंच संभालें। धन्यवाद। थैंक यू मौमिता, शैल आई स्पीक? हाँ मैम, प्लीज। Thank you, Dr. Anshu Joshi, for giving such a valuable thought. And निश्चय ही आपका व्यक्तित्व काबिले तारीफ है, जैसा कि मौमिता शर्मा ने कहा। आपका वक्तव्य एवं विचार अत्यंत सराहनीय एवं महत्वपूर्ण है। जैसा हमने सबने सुना कि वाकई आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छे विचार रखती हैं, बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है, इतना प्रभावपूर्ण है कि लगता है आपको हम सुनते ही जाएं। आप बहुत अच्छा आपने हम लोग के सामने अपने विचार प्रस्तुत किए। चुनौतियों को जीतने के लिए सकारात्मक होना बेहद जरूरी है। यदि हम भारत के विकास के पक्ष को देखेंगे तभी हम निश्चित तौर पर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे और आगे बढ़ने के लिए मनोबल ऊंचा रख पाएंगे, और साथ ही हम एक समग्र भारत, सुदृढ़ भारत और समृद्ध भारत को बना पाएंगे। निश्चय ही आपके विचारों में सकारात्मकता है और हम सब भी इस सकारात्मक विचार से ही आगे बढ़ते हैं। अब मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर को आमंत्रित करना चाहूँगी। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू डॉक्टर हेड Department of Commerce, Government PC College, Raipur, Dehradun. Though he has many credentials and achievements, but I would like to share a short brief intro here. He has more than 25-year teaching experience. He did DPhil, PG, DCA, and he has published more than Sir, he has published more than 40 research papers in various scopus and renowned national and international journals. He has authorship of 15 books. He shared many sessions as panelist and delivered many lectures in webinars and colleges sessions. And he is always ready to serve society and helps to others. And I am very thankful and personally thankful to him because he has given his consent for this event without thinking a single moment. And thanks sir, and request to deliver your views on this topic, democratic values and Indian economy. Please, over to you, sir, please.
Say, please unmute yourself. Thank you, ma'am, for inviting me. And Dr. मोमिता, जिन्हें मैं देखते ही बोलता हूँ मोमिता घोष, अब याद आने लगा है मोमिता शर्मा बार बार। तो प्रोफेसर ममता घोष, डॉक्टर ज्योति खरे, डॉक्टर एंड प्रोफेसर AP सिंह साहब, और हमारे प्राचार्य गवर्नमेंट PG कॉलेज मालदेवता रायपुर के, तथा बरमौला साहब जो कि प्रिंसिपल ऑफ लोहा घाट के हैं, प्रिंसिपल संगीता गुप्ता मैडम, डॉक्टर अंशु जोशी मैम जो JNU से हैं, प्रकाश लखेड़ा जी, हम लोग नाम भी सुनते हैं, याद भी करते हैं लखेड़ा जी को, तथा जितने भी लोग इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। वैसे क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, फिर भी थोड़ी रुचि उत्पन्न हुई जब हम लोग सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया करते थे, उस जमाने से थोड़ी रुचि थी। हम क्योंकि वाणिज्य के छात्र हैं, इसलिए हम आपके समक्ष, क्योंकि मैडम ने, जोशी मैडम ने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए, डॉक्टर AB सिंह साहब ने बहुत सारी चीजें इंटरनेशनल और नेशनल सिनेरियो के बताए। हम आपको थोड़ी सी बात बताना चाहेंगे जो डेमोक्रेसी के बारे में है और जो डेवलपमेंट के बारे में है। In order to understand and appreciate the consequences of democracy in India, the first matter to look at is how India became a democracy in the first place. This question arises in our mind always. Why India became democratic country? It was deemed unlikely that India would succeed as a democracy, that it did maybe more than just luck or foresight on the part of its founding fathers. समझ में नहीं आया मेरे अभी तक की बात, ये हम समझने का प्रयास अभी भी आपके सामने कर रहे हैं। That it did maybe more than just luck or foresight on the part of its founding fathers. It has been argued many times that it was because of the liberalism and human nature of India's leaders, especially its first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, that India embarked upon its experiment with democracy. During the period from the end of the colonialism in 1947, the Nehru's death in 1964, there was precious few other poor societies that developed the democracy, so are it was believed. A significant middle class presence is a common characteristic of societies which adopt a democratic form of the government, especially middle class societies. There is a person, the name of that person is Barrington Moore. He said he has a very great postulates, fundamentals, that no capitalist, no bureaucracy. संपत्ति जीवी नहीं है तो प्रजातंत्र नहीं हो सकता है, ऐसा उन्होंने एक पोस्टुलेट्स अपने सामने लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। After that, in 1947, India had, according to the most of the definition about the democracy, democracy will survive there where middle class will not be there. No middle class will be there, then democracy will survive. Where we stand now, so India's adoption of democracy in 1947 is a genuine puzzle. It is a genuine puzzle because no one that has been frequently commented on it. Why this India is known as the genuine puzzle, and the answer of this genuine puzzle was given by our government, or then that government, that moreover it is there no puzzle. Government answered about all this. India adopted a democracy because that was in its heritage. This inheritance of two aspects. India was both a British colony and it was technically and culturally diverse society. Then it was guaranteed that the presence of the democratic institutions, and it hinted that there were few alternatives. It means
democracy not just the only form of the government that guarantees the minority rights, but also the one that guarantees an important role of the different ethnic and cultural groups. ये दो, and there are two things, they are more important for us for Indian democracy. India may have succeeded as democracy because it was the only political system that is compatible with a heterogeneous population. Most analysts have focused on India's poverty and literacy after 1950 as a reason not to expect India to adopt democracy, because there was illiteracy, there were many poor in India, and there was no middle class. The theme that I told earlier, that agar sampatti nahi to prajatantra nahi, means if there is no capitalist, no democracy. So how can we adapt this concept for our country, for this India? How we have adapted this? Most of the persons, the researchers, they are saying if both the elements are not present, अगर ये दोनों एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो हमने डेमोक्रेसी को किस आधार पे अपनाया, डेमोक्रेसी को हमने किस आधार पे यहाँ लिया। लेकिन गवर्नमेंट की जो स्थितियां होती हैं, तो गवर्नमेंट हु आर गवर्निंग अस, नाउ वी आर सेइंग दैट it is democratic country. So why do we say that logic of the Indian democracy can therefore be summarized that inherence of the British institutions meant a strong positive initial productivity towards democracy, the empowerment of the different social, cultural and religious groups means that each group, especially the small groups, had a strong stake in democracy. This correlates empowerment with the desire among all groups for a united India, for only in a united India would each non-majority groups have a stake. Thus, democracy was most likely the preferred choice among most sections of our society. So it is the history of our democracy, why democracy was adopted in India. Now we come to have some words on do democratic countries grow faster? क्या हमारे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं ये फास्टली ग्रो करती हैं अथवा नहीं करती हैं? इसके बारे में भी बहुत सारे रिसर्च हैं, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हम इस वक्त थियरीज पे बात कर रहे हैं आपसे। बहुत सारे चीजों के बारे में मैडम पहले बात कर चुकी हैं और सिंह साहब बात कर चुके हैं, इसलिए हम केवल थियरीज बोलेंगे और 2-3 चीजें आपके इसके बारे में बताना चाहेंगे। क्योंकि ये जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं भारत वर्ष में, स्वतंत्रता का 75 वर्ष पूरे होने के पश्चात, इस अमृत महोत्सव को मनाने के पीछे केवल डेमोक्रेसी ही है, इंडिया का डेवलपमेंट ही है। अब ये जो डेमोक्रेसी है ये विराट होता है, एक शब्द है विराट, विराट का मतलब होता है विशाल। तो एक ऐसा विशाल जिसमें सभी चमकते हैं, सीधे शब्दों में कहिए जिसमें कोई गरीब नहीं होता है, एक ऐसा राष्ट्र जिसमें शासन तंत्र या प्रजातंत्र दोनों होता है, वो पूर्ण होता है, निश्चित रूप से पूर्ण होगा। चाहे उसमें एक बूंद डालते चले जाइए, हम जो भी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम भारतवर्ष के इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, वो हमें पूर्णता की ओर आगे की तरफ ले जा रहा है। सो वी कैन से दैट टू बी श्योर you can evaluate the effect of the different determinants on growth, जैसे such as interest rates and exchange rates, but this is only possible because factors are changing there. अगर हम किसी एक राष्ट्र के बारे में ये सोचें कि हमारा राष्ट्र किस तरह से डेवलप कर रहा है, इस डेवलपमेंट के कौन कौन से कारक हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे एक्सचेंज रेट ऑफ एक्सचेंज रेट होता है, उसके बारे में हम सोचते हैं। अब एक्सचेंज रेट, क्योंकि भारतवर्ष में जितने स्टेट हैं उन सब जगहों के लिए, हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए क्योंकि एक ही एक्सचेंज रेट है, तो हम किसी एक राज्य के स्टेट को, इस राज्य के एक्सचेंज रेट को दूसरे राज्य के एक्सचेंज रेट से हम तुलना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी थी कि जो हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में लोग सोशलिस्ट थे, कुछ लोग कम्युनिस्ट थे, तो कम्युनिस्ट सोच भी यहाँ पे डेवलप हुई, सोशलिस्ट सोच भी डेवलप हुई, और जिस तरह से हमारी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट सोच डेवलप हुई, उस सोच के डेवलप होने के पीछे भी बहुत सारे कारण थे। उसके कारण कभी कॉलोनियल हो सकते थे, कभी और भी कारण हो सकते थे। उन कारणों से, उन काजों से हमारे इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो कहीं कम हुई और कहीं ज्यादा हुई। लेकिन अगर हम भारतवर्ष में प्रेजेंट टाइम की प्रेजेंट समय का या वर्तमान समय की बात करते हो, तो जो नेहरू का मॉडल था, जो महालनोबिस का मॉडल था,
उस मॉडल में हम लोगों ने चेंज किया। चेंज करने का मुख्य कारण था, जब हमारे पास कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सारी, क्योंकि हम सरकारों की बात करना शुरू कर दिए, जब हमारे पास कुछ सरकारें पहले थी जो कांग्रेस शासित, कांग्रेस की सरकारें थी, बाद में हमारी सरकारें ये आई, लेकिन सरकारों के बीच में कोई मतभेद, कोई अंतर ना करते हुए हमारा प्रश्न केवल इतना ही हुआ करता है अपने मन से और लोगों से भी, कि हमें जो प्रजातंत्र दिया गया, तो कौन सा प्रजातंत्र दिया गया? हमको दिया गया केवल और केवल राजनीतिक प्रजातंत्र हमको दिया गया। हमसे आर्थिक प्रजातंत्र हमारे पास बिल्कुल था ही नहीं। सोचिए, जब हमारे पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को बनाने के लिए भारत सरकार ने 1950s के या फर्स्ट इकोनॉमिक प्लान में, सेकंड इकोनॉमिक प्लान में बनाया कि हमको ये डेवलप करना है, ये डेवलप करना है, ये डेवलप करना है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को डेवलप किया जा रहा था, तो ऐसी कंपनियों को डेवलप करने का प्रयास नहीं किया गया जो कि ओपनली चल रही होंगी। जैसे कि जब बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को डेवलप करने की बात की गई थी, उस जमाने में ये कहा गया सरकारों के द्वारा कि और इन कंपनियों को डेवलप करने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन या पूंजीपति हमारे पास नहीं आ रहे हैं, इसलिए सरकारों को इन कंपनियों को डेवलप करने की आवश्यकता पड़ रही है। अब जब 90 का दौर आया, जब से ओपननेस की बात शुरू करी, चाइना से अपने डेवलपमेंट की तुलना करते हैं, तो चाइना का डेवलपमेंट मॉडल, जो ग्रोथ का मॉडल है, वो दूसरा है और इंडिया का मॉडल उससे बिल्कुल भिन्न है। हम अगर सिंपल तरीके से देखेंगे तो हम ये कहेंगे चाइना और इंडिया के ना तो पॉपुलेशन में कोई वो है, खाने पीने की जो चीजें हैं वो सब एक तरह से सब जगह बराबर है। कोई सी फूड खा रहा होता है, कोई सेलेक्ट खाता होगा, कुछ खा रहा हो। तो हमारे जो डेवलपमेंट के चांसेस हैं, डेवलपमेंट के जो मॉडल्स बनाए गए, चाइना ने एक मॉडल अपनाया और भारत ने दूसरा मॉडल अपनाया। लेकिन जिस मॉडल को भारत ने 90s के पहले अपनाया था, उस मॉडल को छोड़ के हमारी सरकारों ने, मोदी जी की सरकार ने ओपननेस के मॉडल को बहुत तेजी से लागू किया। हो सकता है पहले इन लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन बाद में समय की आवश्यकता पड़ गई। तो ओपननेस हमारे पूरे इंडिया में प्रेजेंट टाइम में हर तरह, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, सारी इंडस्ट्रीज में, सारे सेक्टर्स में इसको लागू करना शुरू कर दिया गया। देखिए, आज भारत वर्ष की स्थिति के बारे में मैडम आपसे पहले बता भी चुकी हैं, उसके बारे में बात अधिक नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जो चीज हम सुन चुके हैं उसको सुनने की आवश्यकता भी नहीं है। धीरे धीरे करते हुए हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना शुरू किए। इंडस्ट्रियल सिकनेस हमारे यहाँ से खत्म हुई। इंडस्ट्रियल वर्कर्स को बहुत सारी चीजें देना शुरू किया गया, उनको इंश्योरेंस देना शुरू किया गया, उनका डेवलपमेंट किया गया, महिलाओं का डेवलपमेंट किया गया, स्कूली छात्रों का या एजुकेशन में बहुत डेवलपमेंट हुआ। तो भारत वर्ष जो इस वर्ष आजादी का महोत्सव मना रहा है, इसमें अगर हम थोड़ी सी अपनी बात अगर खत्म करना चाहें, अगर टाइम नहीं है, तो यह कहा जा सकता है कि एक ईशोपनिषद का श्लोक है जिसको सभी लोग जानते हैं, मोस्टली हमारे घरों में रोज ये बोला जाता है, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये भारत वर्ष की जो धरती है, इस जगह पे हम हर एक चीज को पूर्ण मानते हैं और पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है, हर चीज पूर्ण में समा जाता है। हम धीरे धीरे उस राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे पूरा संसार सलाम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत वर्ष अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा जो पुरातन हमको कहा जाता था कि हम सोने की चिड़िया थे, और सोने की चिड़िया बनने के रास्ते पे पहुंच चुके हैं। संसार का ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत वर्ष को आंख दिखा सके। अमृत महोत्सव हम सबके लिए बहुत सारी चीजें लेके आ रहा है कि हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, चाहे वो अपने इंडियन नेशन को समझने की बात हो, इंडियन इंडस्ट्री को समझने की बात हो, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की बात हो, उस पर विश्वास करने की बात हो, सरकारों पर विश्वास करने की बात हो। ये सब सारी चीजें हमको यहाँ पे आप लोगों के जो व्याख्यान है उससे हम लोगों को बहुत सारी चीजें, हमारे छात्राएं और हमारा समाज इससे लाभान्वित हो रहा है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। थैंक यू। आगे बोलना है अभी? आवाज नहीं आ रही आपकी। ज्योति मैम। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू मैम। अब मैं मौमिता शर्मा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो फॉर्मल जो वोट ऑफ थैंक्स है प्लीज देने। थैंक यू मैम। अब हम कार्यक्रम का औपचारिक समापन की ओर बढ़ रहे हैं। तो कार्यक्रम में प्रोफेसर MM सेमवाल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस, गढ़वाल यूनिवर्सिटी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस भव्य कार्यक्रम में तकनीकी सत्र की अध्यक्षता का मौका दिया। तत्पश्चात इस वेबिनार के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी
डॉक्टर प्रकाश लखेरा के कर्मठता और कुशल नेतृत्व के कारण पूरे देश के विभिन्न राज्यों के रिसर्चर्स को जोड़ने का ये शानदार कार्यक्रम उन्होंने किया है। इस श्रृंखला में मैं हमारे स्पीकर्स डॉक्टर एपी सिंह, डॉक्टर अंशु जोशी, डॉक्टर वीपी श्रीवास्तव का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्तम कार्यशैली के बावजूद एक आग्रह पर हमारे वेबिनार को की शोभा बढ़ाने के लिए तत्पर वो तैयार हो गए। इस कार्यक्रम का आयोजन हमारे पैट्रन डॉक्टर एस.एस. साहनी एवं डॉक्टर के.एन. बरमोला के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। मैं आभारी हूं कि वे सदैव हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बौद्धिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमें हमेशा ही वो प्रोत्साहित करते रहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरी को चेयरपर्सन डॉक्टर ज्योति खरे मैम का आभार, जो एक बड़ी बहन की तरह सदैव मेरा साथ देती रहती हैं और ताकि हम लोग हर समय कुछ नई प्रासंगिक विषयों पर वेबिनार करवाते रहे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, वेदों का एक वाक्य है, मृत्यो मोक्षे मामृता, अर्थात हम सुख, दुख, कष्ट, क्लेश और विनाश से निकलकर अमृत की तरफ और सुख की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र ही एक व्यवस्था है जो कि हमें आत्मनिर्भर और विकासशील बना सकती है। इस आजादी के अमृत महोत्सव में लोकतांत्रिक मूल्यों की सफलताएं, संभावनाओं एवं चुनौतियों पर किया गया ये प्रासंगिक वेबिनार, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सबके लिए लाभप्रद होगा। और इसी आशा के साथ मैं पुनः इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। यहाँ पर जुड़े सभी स्पीकर्स, हमारे प्रोफेसर आनंद प्रकाश सर, प्रोफेसर विजय प्रकाश, डॉक्टर अनुषा जोशी एंड यहाँ पर स्पेशल तौर पर प्रकाश लखेरा जी, जिनकी वजह से आज ये हमारा कार्यक्रम आयोजित हो पाया। और साथ ही मेरी छोटी बहन मौमिता शर्मा, जो हमेशा मैं थोड़ा सा धीमी पड़ती हूँ तो वो कहती है मैम कर लेते हैं एक प्रोग्राम, तो बस उनसे हम लोग मिलकर जुल करके अब जैसा भी है हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस सब लोग के सानिध्य से ये सारे प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज कर पाए हैं। सभी का ही बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जुड़े सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं सभी का ही धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। सर, मैं प्रकाश लखेरा जी से अनुरोध करूंगी कि 2 शब्द वो बोले, क्योंकि यही सूत्रधार है हमारे पूरा कार्यक्रम का। तो मैं आग्रह करूंगी, आप बहुत थके होंगे, बहुत सारा चीज कर रहे, पर 2 शब्द आपकी तरफ से आना बनता है। हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मुझे आपके इस तकनीकी सत्र के साथ जुड़ने के लिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आप जैसे एक तरह से विद्वानों के साथ जो केवल अपने विषय में ही नहीं बल्कि जो वर्तमान में जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं और जो तत्कालिक जो समस्याएं उन पर भी आपने बहुत विस्तृत रूप से फोकस किया। इस तकनीकी सत्र की चेयर मौमिता शर्मा मैम, ज्योति खरे मैम, आनंद प्रकाश सिंह सर, सत्य प्रकाश साहनी सर और कुलदीप लामा सर, विजय प्रकाश श्रीवास्तव सर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों के इतने सुंदर, और अंशु जोशी मैम जिन्होंने बहुत ही तार्किक से, बड़ी तार्किकता से जो है वर्तमान जो भारतीय राजनीति में लोकतंत्र के सामने जो चुनौतियां हो रही हैं उनको बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से और बहुत ही गहराई से हम सबके सामने रखा। और मुझे आप लोगों ने इसके साथ जोड़ा मैम, इसके लिए और आपके इतने सुंदर जो है विद्वत्तापूर्ण जो है विचार मुझे सुनने को मिले। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कल जो हमारा जो समापन सत्र होगा 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, और 7 बजे के बाद आप सभी को मैं चाहूंगा कि आप लोग बड़े बड़े विद्वान लोग हैं तो आपको मौका मैं दूंगा, सभी को मौका दूंगा ताकि हम आपके और विचारों से लाभान्वित हो सकें। और मैं ममता मैम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैम, आपने बड़े सुंदर तरीके से ये कार्यक्रम कराया, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। ओके, हम राष्ट्रगान करवा रहे क्या इसमें? कराइए।
करवा लीजिए। है क्या बैकग्राउंड में? गा लेते हम लोग। खड़ा जाता हूँ। जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तिरंगा तब नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गावे तब जय गाथा जय मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय 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 हिंद। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर। हाँ मैम। ओके।